हेलो, वेलकम बैक टू आरसीआई। क्या हाल चाल मेरे दोस्त। तो आज हम इस मोल कॉन्सेप्ट के सीरीज तीसरे लेक्चर में इस सीरीज के तीसरे लेक्चर में आज एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने का अप्रोच सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देर किए हुए, बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। आप मेरे ख्याल से 31 तक कर चुके थे। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 32, 31। हाँ, वेरी गुड। हाँ, आप लोग का एक कमेंट्स था जो मेरे लिए काफ़ी वैल्यूएबल थे कि स्लाइड्स में काफ़ी कम जगह होता है ना, तो इस बार मैंने इस तरह का प्रयास किया। आप ये बताएंगे कि विजुअल है कि नहीं, आपको ठीक ढंग से आप देख पाते हैं इस तरह से अगर मैं स्लाइड बना के लाया हूँ तो, कि नहीं। चलिए, आपका कमेंट्स वैल्यूएबल होगा। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक एम्पेरिकल फार्मूला का अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कम आते हैं बट आते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा आपको। कर ए कंपाउंड ऑफ एक्स एंड वाई हैज इक्वल मास। सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन का जान यही है, क्या? समान भार। ऑफ देन इफ देयर एटॉमिक वेट एंड कितना, x के लिए 30 और y के लिए 20 रेस्पेक्टिवली। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा, एम्पेरिकल फार्मूला नहीं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, चलिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का अप्रोच कितना इजी है इसको आप समझिए। x का और y का, ठीक है, कह रहा है कि इसका परमाणु भार कितना है 30 और इसका 20। क्वेश्चन ही कह दिया है कि इसका भार दोनों का समान है, x का और y का। ठीक है, तो आप बताइए x के कितने मोल लेंगे और y के कितने मोल लेंगे, है ना, कि दोनों बराबर हो जाए। तो मेरे ख्याल से यदि इसका 2 मोल्स लेते हैं तो ये 60 ग्राम हो जाएगा, और इसका 3 मोल्स लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको कि यदि इसका बोल रहा है कि दोनों का बराबर है तो इसका हम 2 मोल ले लेते हैं, इसका, हाँ, इसके 2 एटम लेते हैं और इसके 3 एटम लेते हैं, ये भी 60 ग्राम हो जाएगा, ये भी 60 ग्राम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से x2/3 एक अप्रोच हुआ क्वेश्चन करने का, है ना। क्वेश्चन करने का एक अप्रोच आपके सामने आया, x2/3। दूसरे अप्रोच क्या है? दूसरे अप्रोच क्या है क्वेश्चन करने के लिए? तो चलिए हम लोग देखते हैं दूसरे अप्रोच को। मोल्स ऑफ x, तो nx देखते हैं। nx के लिए आप क्या करेंगे? गिवन मास x ग्राम होगा और मोलर मास 30, ठीक है, और n बाई, तो इसके लिए बाई अपॉन 20, ठीक है। तो चूंकि इन दोनों का भार सेम है, गिवन मास सेम है, x इज इक्वल टू बाई, x इज इक्वल टू बाई, तो आप यहां से इसको क्या कर सकते हैं, जब आप x और y निकालना चाहेंगे तो इसको उधर और इसको इधर भेज दीजिएगा, है ना। यानी कि मैं इसको nx अपॉन ny अगर लिखूं तो आप यहाँ पर x अपॉन 30 इंटू बाई अपॉन 20 लिखेंगे, है ना। और चूंकि x और y का भार समान है, समान भार के हैं, तो गिवन मास दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप x अपॉन बाई का जो रेशियो निकाल के देखेंगे 20/30, ठीक है, तो ये 2:3 आ जाएगा। आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा कमेंट्स जरूर कीजिए। मेरे ख्याल से आप इसको पसंद करेंगे, है ना। चलिए, नेक्स्ट है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए था। नेक्स्ट है एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर कंटेन्स, है ना, एक ऑक्साइड है जो सल्फर कंटेन करता है 50% ऑफ सल्फर। सल्फर कंटेन्स 50% ऑफ सल्फर इन द एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला में ये सल्फर को 50% ऑक्यूपाई करता है।
आप जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज का, परसेंटेज का, तो आप इसका भार 100 ग्राम लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं एस एक्स और बाई ओ बाई होंगे। एम्पेरिकल फार्मूला कुछ ऐसा कुछ बनेगा ना। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या है, 50% है। तो 50% है तो इसका अर्थ ये हुआ कि 50%, 50 ग्राम कंपाउंड, वेट ऑफ कंपाउंड, वेट ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू 100 ग्राम, जिसमें सल्फर कितने होंगे 50 ग्राम, 50% है। ऑक्सीजन कितने होंगे 50 ग्राम, है ना। ये बात आप समझ गए। तो एम्पेरिकल फार्मूला के लिए एम्पेरिकल फार्मूला के लिए एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस को एकदम ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये गिवन मास 50 ग्राम अपॉन मोलर मास, पहले सल्फर का निकाल लेते हैं। सल्फर का मोलर मास कितना होता है 32। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 16 दूना 32 और 16 तीन 48 लगभग आएगा, यानी कि ये हो गया 1.5। एक प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस का स्टेप 1 आप समझिए इस चीज को। एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने का ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 में, स्टेप 1 में ही करते हैं। 50 ग्राम क्या है ऑक्सीजन, 50 ग्राम ऑक्सीजन है। तो इसके लिए आप 16 तीन 48 लगभग 3 लाएंगे। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये हुआ स्टेप 1 मेरे भाई। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या करना है कि जो सबसे छोटा रेशियो बन रहा है उसी से उसमें भाग दे दीजिए। तो 1.5 को 1.5 से भाग दीजिए, चूंकि 3 और 1.5 में छोटा 1.5 था। इसको भी 1.5 से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा 2। यानी सल्फर के, ये सल्फर के लिए फाइंड हुआ था और ये ऑक्सीजन के लिए। तो सल्फर के लिए आपका 1 आया और ऑक्सीजन के लिए आपके 2 आए। तो आप SO2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे SO2। चलिए, इसमें स्टेप 1 और स्टेप 2 काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे, हम लोग मजे में क्वेश्चन को करेंगे। सबसे जड़ वाली बात क्या है मेरे भाई कि लिखा है एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर कंटेन्स 50% ऑफ सल्फर। कोई ऑक्साइड है, जैसे ही क्वेश्चन परसेंटेज में आए तो आप उस कंपाउंड का वेट क्या कंसीडर करेंगे 100 ग्राम। ओके, ये आपका अप्रोच होना चाहिए। परसेंटेज में क्वेश्चन है, अप्रोच आपका 100 ग्राम पे गया। 50% यानी कि 50 ग्राम सल्फर है और 50 ग्राम ऑक्सीजन है। 50 ग्राम सल्फर रखे, 50 ग्राम ऑक्सीजन रखे। आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। एक हाइड्रोकार्बन में 75% कार्बन है, इसका अनुसूत्र होगा। बोलिए आप अपने आप में कितना परसेंट है 100%। हम अपने आप में कितना परसेंट है 100%। कोई हाइड्रोकार्बन है वो भी अपने आप में 100% होता है। तो उस 100% में, हाँ, अगर मैं एक एग्जाम्पल से समझूं इसको कि कोई व्यक्ति है और उसका एक कान नहीं है ना, तो आप उसको क्या कहते हैं, कुछ तो नाम रख देते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं वो 100% नहीं है, क्योंकि उसका कोई पार्टिकल, कोई ऑर्गन जो है नहीं है। ठीक है, एक हाथ नहीं है तो आप भी उसका नाम रख देते हैं, है ना। तो उस स्थिति में वो 100% नहीं है। तो हाइड्रोकार्बन कब है, हाइड्रोकार्बन सिर्फ कार्बन से तो होगा नहीं, कौन होंगे हाइड्रोजन होंगे। यानी कि जिस तरह से आदमी को 100% कहने के लिए हाथ का भी होना जरूरी है, कान का भी होना जरूरी है, आंख का भी होना जरूरी है, उसी तरह से कोई भी कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन होना जरूरी है। कार्बन और हाइड्रोजन होना जरूरी है। ठीक है, नाम में, केमिस्ट्री में नाम में ही हर कुछ होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, हाइड्रोकार्बन, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन,
एक हाइड्रोकार्बन में 75% क्या है, कार्बन। तो भाई मेरे पूरा करने के लिए बच कितना गया, बिल्कुल सही 25%। यानी कि एक हाइड्रोकार्बन जो था, वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन, वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन HC है ना, कितना ग्राम है, 100 ग्राम, जिसमें वेट ऑफ कार्बन कितना था, 70%, यानी कि 75 ग्राम। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा मेरे भाई, हाँ 25 ग्राम। ओके, अब है इसका अनुसूत्र पे चलते हैं। किस पे, अनुसूत्र पे। अनुसूत्र निकालने के लिए आप एम्पेरिकल फार्मूला का ही प्रोसेस करेंगे। कार्बन कितना दिया हुआ है, 75 ग्राम, मोलर मास से भागा दीजिए, मोलर मास से भाग दे दिए, कितना हो गया 16×5 = 80, 16×5 = 80, यानी कि लगभग 16×4 = 64, लगभग 5 बार में आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा कम रहेगा। देख लेते हैं इधर हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए क्या है, हाइड्रोजन ये आपको ना नेचुरल नंबर में ही लेने होते हैं, ठीक है, मैंने आगे पीछे थोड़ा सा हो जाएगा चलेगा। हाइड्रोजन के लिए 25 ग्राम है, एक हाइड्रोजन के लिए एक, तो ये आ गया 25। आपको ये आपका ये स्टेप 1 कंप्लीट होता है, ठीक है, S1। अब स्टेप 2 है, S2 में आप देखेंगे कि जो छोटे होते हैं, छोटे कौन है, 5/5 करेंगे तो आ जाएगा 1, और इसको 25/5 करेंगे तो ये हो जाएंगे 5। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा ही लेना होगा, ठीक है, थोड़ा सा छोटा ही लेना होगा, इसलिए क्योंकि ज्यादा का डिफरेंस हो जा रहा है, 5×5 आ रहा है। कार्बन, एक कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता है, एक कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता है। खैर, तो आप यहाँ से यहाँ देखिए मिस्टेक्स हैं, ठीक है। गिवन मास कार्बन का 12 होता है, सॉरी मोलर मास, मोलर मास 12 होता है, तो 12×6 = 72, तो ये हो गया 6, ये 6 मतलब 1, और 25/1 यानी कि 25/6 ना, 6 से भाग पड़ेगा ना, तो ये आ गया 6×4 = 24 लगभग, यानी कार्बन की संख्या 1 और हाइड्रोजन की संख्या 4। फिर से एक बार समरी देख लीजिए। 75% कार्बन का अर्थ क्या हुआ कि 100 ग्राम है तो उसमें 75 ग्राम जो है कार्बन है, और 25 ग्राम जो है क्या है, हाइड्रोजन। कार्बन में कार्बन के मोलर मास से उसका मोल्स देख लिए, और दोनों का मोल्स जब निकल के आ गया तो जो सबसे कम होते हैं, चूंकि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, सबसे कम रेशियो वाला, तो सबसे कम से भाग दे दिए, 6 मोल 25 मोल, तो सबसे कम किस में थे, 6 मोल में। इसको आप 6 से भाग दिए तो 1 आया, इसको 6 दिए तो 1 से, यानी कि कार्बन के 1 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का, हाँ, तो CH4 जाएगा, क्या गया, CH4। ये रेशियो तो किसी में दोगुना 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 है तो नहीं, यही है CH4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक हाइड्रोकार्बन 80% कार्बन हो तो हाइड्रोकार्बन होगा। फिर से वही सवाल, फिर से वही सवाल, आप बताइए कि कार्बन का भार 80% है, तो यानी कि कार्बन सीधे ले 80 ग्राम, और हाइड्रोजन कितना ग्राम हो जाएगा, 20 ग्राम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 100 ग्राम में 80% क्या है, कार्बन है, यानी कि 80 ग्राम कार्बन है, और 20 ग्राम जी हाइड्रोजन। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, कार्बन के लिए 80 ग्राम दिया है, 12 होता है, 12×6 = 72, बच गया 8, तो 12×7 = 84, 12×6 = 72, एक बार में और लगा दिए। अब हाइड्रोजन के लिए 20/1, यानी कि यहाँ 20 आ गया, तो इसमें 6.6 से भागा दे दीजिए, जो छोटा आया है उसी से भाग पड़ जाएगा। स्टेप 2, अभी आप बिगिनर हैं इस वजह से सॉरी, ऐसा है, यहाँ पर आपका जो निकल के आया है 6.6 लोएस्ट मोल्स हैं, है ना। 12×6 = 72, बच गया 8, फिर 12×6 = 72, हाँ 6.6, इसको छोटा से भाग दीजिए, 6.6 से ही भाग दीजिए 1, और 20/6.6 करिएगा, 4×18, हाँ 1 19 पॉइंट, हाँ 3 बार में,
यानी 1:3। तो हमको पूछा क्या गया है, तो हाइड्रोकार्बन होगा। तो एम्पेरिकल फार्मूला इसका आया C1H3। तो इसके फार्मूले क्या हो सकते हैं, तो 1:3 के रेशियो में कौन दिख रहा है, 1:3 के रेशियो में एथेन दिख रहा है, C2H6। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और आज मैं आपका फीडबैक लेते हुए थोड़ा सा जगह बनाकर स्लाइड्स पे अच्छे से साफ सुथरा लिखने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको ठीक से विजुअलाइज हो। चलिए नेक्स्ट, ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र यानी कि एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो, मतलब सबसे छोटा रेशियो। चलिए देखते हैं, ग्लूकोज का नाम लेते ही इस गर्मी में एकदम मन खुश हो जाता है, C6H12O6। इसका सबसे लोएस्ट रेशियो क्या होगा, सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, C1H2 और O। आपको कोई ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी आप काफी समझदार हैं। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट जी, एक धातु M के ऑक्साइड में भार के अनुसार 40% ऑक्सीजन बा, काबा हो ऑक्सीजन बा। तो देखो ऑक्सीजन बानो, तो 100 ग्राम में ऑक्सीजन बा, तो मेटल कितना बा, मेटल 60 ग्राम और ऑक्सीजन 40 ग्राम। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। एक कंपाउंड है जो 100% में दिया है, इसलिए एक कंपाउंड है जो अपने आप में 100% है, तो हम उसका ग्राम में भार ले लिए 100 ग्राम। तो 40 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 60 ग्राम क्या है, मेटल है, मेटल के ऑक्साइड है ना, मेटल के ऑक्साइड। चलिए एम्पेरिकल फार्मूला दोहराते हैं। एम के लिए आप क्या करेंगे, 60 अपॉन मोलर भार दिया है 24, स्टेप 1 है आपका। ये आप ऑक्सीजन के लिए कर रहे हैं 40/16, तो 16 दूना 32, फिर 16×5 2.5, इसका हो जाएगा 8 या 24, 4 से पहले काट लेते हैं, 4 छक 24, 15 चौका 60, 3 दूना 6, 3 पचे 15, तो ये 5.2 यानी कि 2.5, दोनों का तो सेम ही आ गया, लोएस्ट तो आया नहीं, लोएस्ट तो आया नहीं, यानी 2.5 से 2.5 में ही भाग देंगे तो ये 1, इसमें 2.5 से 2. भाग लोएस्ट से देते हैं, अगर भाग देना है जिससे भी भाग देंगे ऊपर नीचे सेम से। ठीक है, तो स्टेप 2 यानी कि एम भी एक और ऑक्सीजन भी एक, तो एमओ होना चाहिए, है ना, क्या होगा एमओ, क्या होगा एमओ एमओ एमओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपके टीवी स्क्रीन पे क्या है, देखिए एक यौगिक है, एक कंपाउंड है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ दें। एक कंपाउंड कंटेन्स 38.8% कार्बन, 16% ऑफ हाइड्रोजन एंड 45.2% एंड नाइट्रोजन। इस तरह के क्वेश्चन चूंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है क्वेश्चन वो आपको परेशान करने वाला होगा, तो सबसे पहले सतर्कता क्या करना है कि इन सब परसेंटेज को जोड़ के देख लेना है, क्या इन्हीं सब से केवल मिलकर बन रहे हैं क्या, वो कैसे पता चलेगा। अगर आप जोड़ देंगे और 100% आ जाएगा तो समझ में आ जाता है क्या कि 100% था तो इन्हीं तीनों से मिलकर बना है। वैसे मैं लिखना चाहता हूं CHN, यही मिला है। चलिए देख लेते हैं, 38.8% है, 16% है और 45.2% है। 0 8 1 9 6 15 5 20 के 0 बाकी 2 3 2 5 5 10, 100% है। यानी कि कोई भी कंपाउंड जो है इन्हीं तीनों से मिलके बना है। वैसे ऑप्शन देख के भी पता चल रहा था कि कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अलावा ऑप्शन में और कोई दूसरे एलिमेंट नहीं थे। ठीक है, और जब आप कोई दूसरे एलिमेंट नहीं थे तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे सवाल को, लेकिन दूसरे सवाल के लिए ये बताना जरूरी था। चलिए अब एम्पेरिकल फार्मूला की बारी आती है। अगर 100 ग्राम का कंपाउंड है,
कोई कंपाउंड सी एक्स बाई और जेड, सी एक्स एच बाई एन जेड इज इक्वल टू अगर 100 ग्राम है तो उसमें कार्बन का रिप्रेजेंट, कार्बन कितना ग्राम होगा 38.8 ग्राम, हाइड्रोजन कितना होगा 16 ग्राम और नाइट्रोजन 45.2 ग्राम। अब एम्पेरिकल फार्मूला की तरफ मूव करते हैं। कार्बन के लिए कितना है 38.8 ग्राम कार्बन है, तो 38.8 अपॉन में मोलर मास 12। चलिए अब हम हाइड्रोजन के लिए काम कर लेते हैं। हाइड्रोजन कितना है 16 ग्राम, ठीक है। और नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन के लिए बात करेंगे 45.2 अपॉन एक नाइट्रोजन के लिए 14 ग्राम, यानी मोलर भार 14, तो 12 तिया 36, हम बच गया 2, तो 12 दूना 24, ले सकते हो 0.2 करके, है ना। 16, 14 तिया 42, 3.2 इसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, अब इसका लोएस्ट रेशियो 3.2 आ रहा है, तो आप 3.2 से भागा देंगे 3.2 में, तो स्टेप 2 का आ गया 1, और इसमें 3.2 से 16 बटे 3.2, 3.2 करेंगे तो आ जाएगा कितना 32 25 60 से, है ना 5। चलिए फिर 3.2 अपॉन 3.2, यानी कि ये भी आ गया 1। हाइड्रोजन की संख्या 5 होगी। ये फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला पूछा था ना, तो कंपाउंड पूछा था। कार्बन यदि 1 है तो हाइड्रोजन की संख्या 5 होगी और नाइट्रोजन की संख्या 1 होगी। C1H5N1 आपसे पूछा है द फार्मूला, फार्मूला पूछा गया है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होंगे, तो ये रेशियो को चेक कर लीजिए आप। कार्बन की संख्या 1 और नाइट्रोजन की संख्या भी 1 और हाइड्रोजन की संख्या 5, इसमें दिख रहा है। इसमें कार्बन नाइट्रोजन 2 हो गया, इसमें कार्बन 3 हो गए, तो नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। कार्बन 1, हाइड्रोजन 5 और नाइट्रोजन 1। कैसा लगा क्वेश्चन? इस क्वेश्चन पे आप लिखिए 36 नंबर क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग लगा सर, यदि लगा तो ओके। चलिए नेक्स्ट 37। एक यौगिक में 50% तत्व X है, परमाणु भार 10 और 37, नहीं क्वेश्चन नंबर है 50% 22 है ना, तो सरलतम सूत्र होगा, फॉर्मूला पूछा गया है। क्या पूछा गया है? हाँ, तब द सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, एम्पेरिकल फार्मूला पूछा गया है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब एम्पेरिकल फार्मूला। 100 ग्राम में 50% एक्स, एक्स इज इक्वल टू 50 ग्राम, बाई इज इक्वल टू 50 ग्राम। ओके चलिए मॉलिक्यूलर पहले एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करें। एक्स 50 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 10 दिया है, बाई के लिए 50 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 20 दिया है, ये 5 आ गया, ये 2.5 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में लोएस्ट वाला से भाग देना है, 5 अपॉन 2.5 2 आ गया, 2.5 अपॉन 2.5 1 आ गया, यानी कि x2 और बाई, x2 और बाई, x के कितने आए 2, बाई के कितने आए 1, x2 बाई 1, x2 बाई 1 कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following compound has same empirical formula of the glucose? Of the glucose मतलब ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला के समान एम्पेरिकल फार्मूला किसका है? चलिए देखते हैं मेरे भाई। पहले ग्लूकोज के लिए लिखते हैं। ग्लूकोज का क्या होता है? फार्मूला होता है C6H12O6। एम्पेरिकल फार्मूला सबसे लोएस्ट रेशियो, सबसे छोटा रेशियो, तो चलिए इसमें 6 से भाग दीजिए, आ गया CH2O। इसमें कार्बन की संख्या 2, C2, हाइड्रोजन की संख्या 4 और ऑक्सीजन की संख्या 1, तो कहां से रेशियो बनेगा
ये तो यही हो गया। चलिए इसमें कार्बन की संख्या 2, इसमें हाइड्रोजन की संख्या 4 और ऑक्सीजन की संख्या 2। ये C1H2O, हाँ तो ये बन गया CH3COOH। ठीक है, इसमें तो ऑक्सीजन ही नहीं थे, इसमें कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 4 है, तो 1:4 का रेशियो बनेगा। आपको समझ में आ रहा होगा, सबसे लोएस्ट रेशियो आप सबको एक बार जरूर चेक कीजिए खुद से। मतलब आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 होना चाहिए। तो इसमें दिखा कार्बन का 2, तो इसको जब 2 से भागा देंगे 1:2:1 हो जाएगा। ठीक है, 1:2:1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ए गैस इज फाउंड टू कंटेन 2.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 5.3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, यानी मूलानुपाती सूत्र। सरलतम सूत्र पूछे, मूलानुपाती सूत्र पूछे, एम्पेरिकल फार्मूला पूछे, बतिया इज सेम में। ठीक है, सेम में बात है, सेम बात है। एक गैस है 2.3 ग्राम नाइट्रोजन कंटेन करता है एंड 5.34 ग्राम ऑक्सीजन कंटेन करता है। तो बताइए, तो यहाँ पर है नाइट्रोजन का भार 2.34 ग्राम, ऑक्सीजन का भार 5.34 ग्राम। चलिए बढ़ चलिए आगे, है ना। नाइट्रोजन के लिए फाइंड कर रहे हैं 2.34 ग्राम अपॉन 14, ऑक्सीजन के लिए फाइंड कर रहे हैं 5.34 अपॉन 16। तो आप इसको जब भाग देंगे तो निकल के आएगा कुछ ना कुछ। चलिए 0 पॉइंट में आएंगे, ये तो तय बात है। तो हम लोग देखते हैं, 14 इकाई 14 एक बार में लगा, बच गया 9, 14 9 23 9 4, तो 14 छक 84, 14 7 98, यहाँ 94 है, 14 छक 84। चलिए 6 ले लेते हैं, 16 तिया 48, बच गया कितना 5, 5 4 54, 16 तिया 48 पॉइंट में आएगा, फिर 16 तिया 48 ही जाएगा। चलिए ठीक है, अब जो रेशियो बन रहा है लोएस्ट में 0.16, तो यहाँ भी 0.16, यहाँ आएंगे 1, यहाँ 0.32 अपॉन 0.16, कैलकुलेट करके आएंगे 2। तब सिंपलेस्ट फार्मूला क्या जा रहा है, नाइट्रोजन के लिए क्या आया 1 और ऑक्सीजन के लिए क्या आया 2, NO2, NO2 4 नंबर। यौगिक का क्या था सरलतम सूत्र, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस व गंधक के 2.2 ग्राम, अच्छा फास्फोरस कहाँ चले गए, हाँ फास्फोरस Px और कौन है सल्फर S22 है। कोई कंपाउंड है जो Px और S22 मिलके बना है, जो 2.2 ग्राम कंटेंट करता है। 1.25 ग्राम फास्फोरस है। अच्छा ये तो काम को आसान कर दिए, यानी कि इस कंपाउंड में से फास्फोरस को यदि मैं घटा देता हूं तो सल्फर का भाग बाहर निकल जाएगा। मास ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 2.2 माइनस 1.24। एक बार फिर से ठीक से लिखते हैं, इसमें फास्फोरस प्लस सल्फर मिलकर 2.24 ग्राम बना है, सॉरी 2.2 ग्राम मिला है बना है। तो इसमें फास्फोरस का भार 1.24 है, तो सल्फर का कितना होगा 2.2 माइनस 1.24। यहाँ अपने मन से 0 लगा के घटा लीजिए, 10 में से 6 गया, 4 गया 6, और 1 में से 2 गया, बच गया 9, और इसमें तो खत्म 0.96 ग्राम। ओके चलिए अब निकाला जाए, तो इससे क्या पता चलता है, पहले फास्फोरस का यदि निकाल रहे हैं तो गिवन मास 1.24 ग्राम फास्फोरस का, और फास्फोरस के लिए हो जाता 15 गुना 30, 30 चौका 20 से, यानी कि 0.4 टाइम्स, है ना। यानी कि फास्फोरस का मोलर भार से भाग दे रहे हैं ना, गिवन मास अपन मोलर मास, गिवन मास 1.2 ग्राम फास्फोरस का मोलर मास 30। ओके, सल्फर के लिए 0.96 ग्राम, इसको भागा देना 32 से, कितना से 32 से, मेरे भाई यहाँ 0.04 हो जाना चाहिए,
0.04, 30 चौका 20 से, हाँ 200, ठीक है। 32 यहाँ में 0.03, यानी कि फास्फोरस के लिए, अच्छा लोएस्ट से भाग देना है आपको, लोएस्ट से भाग देना है 0.3, हाँ लोएस्ट से जब भाग दीजिएगा, एम्पेरिकल फार्मूला पूछा है ना, तो 0.32 से जब भाग देते हैं आप 0.04 अपॉन 0.03, तो निकल के आ जाएगा 1.33, तीन कहीं तीन तीन तिया नौ, तीन तिया नौ। तो यहाँ पर जो रेशियो बन रहे हैं, किसका रेशियो बन रहे हैं, सिंपलेस्ट रेशियो में जाना था मुझे, ठीक है ना। आप ऐसा करिए, फास्फोरस का 4 और सल्फर का 0.03 है, अगर इसमें भाग देंगे तो इसी का रेशियो ज़्यादा आएगा। हाँ तो यहाँ पर से आप लगा सकते हैं, जैसे देखिए होगा क्या, इसका रेशियो में 0.04 अपॉन आप लिखेंगे 0.03, तो कैंसिल आउट होके 4/3 बनेगा, ठीक है। इसका 0.03 बटे 0.03 बनेगा, यानी 1 बनेगा। तो आप इसका रेशियो में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी 3 से गुना और इसमें भी 3 से गुना, तो ये हो जाएंगे 3 3 कैंसिल, ये 4 और ये 3, वो तो यहाँ भी था, तो इसीलिए मैं यहाँ से करना चाह रहा था P4S3, P4S3 ऑप्शन नंबर 4, P4S3 ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड में करना है मेरे भाई। एक यौगिक का विश्लेषण करने पर आयोडीन और ऑक्सीजन का अनुभार इतना का रेशियो में था, अनुपात में था, तो यौगिक का सूत्र है, यौगिक का सूत्र है, क्या होगा सूत्र, इतना का रेशियो है, तो रेशियो का किसका रेशियो है, हाँ भार का रेशियो, कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप भार कंसीडर करिए, यानी कि 254 ग्राम, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि आयोडीन का भार 254 ग्राम दिया हुआ है और ऑक्सीजन का भार 80 ग्राम दिया हुआ है। चलिए मूलानुपाती सूत्र के साथ चल पड़ते हैं। आयोडीन के लिए गिवन मास 254 ग्राम, मोलर मास 127 ग्राम, 127 दूना 254। ऑक्सीजन के लिए मोलर मास 80, मोलर मास 16, गिवन मास 60 है, 80 है, और मोलर मास 16, ये 5 आ गया। तो आप इसमें 2/2 से भागा देंगे 1 आएगा, इसमें 5/2 से भागा देंगे तो आपका 2.5 यानी 5/2 आ गया, ठीक है। तो आप इसको रेशियो में चेंज करने के लिए इसको और इसको 2 से गुना कर दीजिए, इसमें 2 और इसमें 5, यानी कि I2 और O5, I2O5 के साथ आप जाएंगे, I2O5 के साथ आप जाएंगे, ठीक है। कॉपी पेन निकाल के बैठिए और नोट्स रगड़ दीजिए, ठीक है। आप लोग कमेंट्स कीजिए, है ना, वीडियो पे कमेंट सिर्फ रोहित करते हैं, उसके अलावा किसी का कमेंट्स नहीं आता है, सब लोग वीडियो सिर्फ वॉच करते हैं। वीडियो वॉच करने के साथ आप कमेंट्स जरूर करिए, इसलिए क्योंकि आपका कमेंट्स हमारे लिए वैल्यूएबल है, ओके। चलिए 42, क्रोमियम और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या इतना और इतना है, इसका मूलानुपाती सूत्र है। मेनली हम लोग करते क्या मूलानुपाती सूत्र में, मोल्स निकालते हैं गिवन अप मास अपन मोलर मास में। आप मोल निकालने के लिए दूसरे टेक्निक भी जानते हैं, N/Na, क्योंकि क्या दिया, परमाणुओं की संख्या n का दिया है, ठीक है। तो क्रोमियम के लिए नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 4.8 इंटू 10⁻10, और ऑक्सीजन के लिए कितने हैं, 9.6 इंटू 10⁻10। तो चलिए निकल पड़ते हैं, क्रोमियम के लिए N/Na करें, N/Na करें तो क्या हो जाएगा, 4.8 इंटू 10⁻10 बटे 6.022 इंटू 10⁻23, और ऑक्सीजन के लिए भी वही होगा, N/Na करेंगे
तो 9.6 अपॉन 16, नहीं 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 नहीं, इंटू 10 यहाँ आप उगरा दो नंबर ना, 6.022 इंटू 10 23। तो अब जब काटेंगे इसको तो 6 है 48, यानी कि 0.8 टाइम में कटेगा। 0.8 इंटू 23 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 के पावर माइनस 13, 10 के पावर माइनस 13। यहाँ पर 1.6, 16 छक 96, 1.6 इंटू 10 पावर, ये भी हो जाएगा -13। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हैं 8 इंटू, हालांकि ठीक है, अब आप लोएस्ट किसे मानेंगे, ये दोनों का पावर सेम है तो लोएस्ट इसे मानेंगे। तो लोएस्ट जब आप इसे मानिएगा तो लोएस्ट से भागा दीजिए, तो इसमें भाग देंगे 0.8 इंटू 10 पावर माइनस 3 से, ये 1 आ जाएगा। इसको 0.8 इंटू 10 पावर माइनस 3 से भागा देंगे तो ये 2 आ जाएगा। यानी कि क्रोमियम के लिए 2, नहीं 1, क्रोमियम के लिए 1 और ऑक्सीजन के लिए 2, CrO2, CrO2, 42 का 2, 42 का 2। ओके, चलिए नेक्स्ट, इंसुलिन। ये अच्छा क्वेश्चन, अच्छा इसलिए है क्योंकि इंसुलिन का कंपाउंड काफी हैवी होता है, ठीक है, और इंसुलिन के फार्मूला जनरली याद नहीं रहता है, क्योंकि कार्बन के एटम इसमें करीब 300 से भी अधिक होते हैं, 357 एटम के आसपास। तो हम लोग इसको दूसरे अप्रोच से करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि इंसुलिन कंटेन 3.4% सल्फर, यानी कि यदि 100 ग्राम इंसुलिन है, 100 ग्राम क्या है, इंसुलिन है, तो उसमें 100 ग्राम इंसुलिन है तो उसमें कितना 3.4 ग्राम सल्फर है ना। इसका अर्थ यही हुआ, फिर से 3.4 ग्राम, 3.4% सल्फर का अर्थ क्या है, का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम इंसुलिन में, 100 ग्राम इंसुलिन में 3.4 ग्राम सल्फर बा, है ना, सल्फर है। तो मैं कह रहा हूं इसको यूनिटरी मेथड से चलिए, 3.4 ग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम, 3.4 ग्राम ऑफ सल्फर, ऑफ सल्फर, तो इधर कितना ग्राम हो जाएगा, 3.4 ग्राम सल्फर में 100 ग्राम है, तो 1 ग्राम सल्फर में भार कितना होगा, 100 बटे 3.4, ठीक है। तो सल्फर के एक मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, 32 ग्राम, ठीक है, क्योंकि बोल रहा है ना कि सल्फर का एक मॉलिक्यूल है इसमें, है ना। तो 100 माने 1 ग्राम में इतना, तो 32 ग्राम में कितना, 100 बटे 3.4 इंटू 3.2, सॉरी 32 ग्राम ना, 32। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आप पाएंगे 941.176 ग्राम, ठीक है। कैलकुलेशन के फलस्वरूप आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज ये देखना था, 3.4 ग्राम सल्फर है तो ये 100 ग्राम इंसुलिन था। जब 1 ग्राम, अच्छा ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूनतम अनुभार पूछा था, न्यूनतम अनुभार पूछा था, इसका अर्थ क्या हुआ कि कम से कम सल्फर के एक मॉलिक्यूल तो रहे होंगे। सल्फर के एक मॉलिक्यूल का भार 32 ग्राम होता है, 3.4 ग्राम में 100 ग्राम था, तो 32 ग्राम में कितने ग्राम होंगे, 941.176 ग्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, ए जैंट मॉलिक्यूल, जैंट मतलब बहुत बड़ा, बृहद आकार के अणु में धातु का 0.25% है, जिसका परमाणु भार 59 है। हाँ, तो ये धातु का एक परमाणु, सेम क्वेश्चन पिछले के जैसा ही, वहां सल्फर के एक था, यहाँ धातु के एक परमाणु पूछा गया है ना। इट्स मॉलिक्यूल कंटेन्स 1 एटम ऑफ द मेटल,
अब फिर से हम कह रहे हैं कि यहाँ पर फिर वही हुआ 0.25% का अर्थ क्या है, का अर्थ है कि 0.25 ग्राम धातु है, मेटल है कितना में, 100 ग्राम में, 100 ग्राम अणु में, जो बृहद प्रकार के 100 ग्राम अणु में। ओके, 0.25 ग्राम धातु है कितना में, 100 ग्राम में। मैं यहाँ से चलता हूँ, 0.52 ग्राम में 100 ग्राम है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 100/0.25 ग्राम। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूनतम यानी कि कम से कम एक परमाणु है, तो 59 ग्राम में कितने होंगे, एक परमाणु का भार कितना है, 59 ग्राम। तो 100/0.25 इंटू 59 है ना। तो इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका 23,600 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 23,600। आप कैलकुलेट जरूर करिए, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, और लास्ट एम्पेरिकल फार्मूला के लगभग हर तरह के कॉन्सेप्ट को इसमें डील करने का प्रयास किया गया है। अब आपको मैं होमवर्क भी दूंगा नेक्स्ट डे से, ओके। इसके लिए आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाइए। और आपको इतने सारे कंसेप्शनल कराने के बाद मैं, यदि आप नीट एस्पिरेंट हैं तो उसी का PYQ आपको शेयर करेंगे, जिससे कि आप अपना तैयारी को देख पाए क्या आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। कैफीन हैज ए मॉलिक्यूलर वेट of 194. It's contain 28.9% by mass of nitrogen number. Number of the atom of the nitrogen in one molecule of its is. कह रहा है कैफीन का भार 194 है, इसमें भार के अनुसार 28.9% नाइट्रोजन है। इसके एक अणु में नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या होगी, ठीक है। कैफीन का अनुभार, ठीक है, इसके भार के अनुसार 28.9% नाइट्रोजन है। तो चल पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन का भार, मास ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं, तो लिखते हैं 194 का 28.9% यानी कि 100। तो ये जो निकल के आएंगे, ये आपका निकल के आ जाएगा, चलिए गुना करिए, है ना। 28.9 है, इसको गुना करने के लिए इधर गुना कर लेते हैं, 289 और 194 का गुना कराइए, 4 9 36, बच गया 3, 4 8 32 और 3 35 के 5, हाथ में 3 बचा रहा आपका, और 4 दूना 8 3 11, 9 9 81 के 1 बाकी 8, 9 8 72, 8 80 के 0 बाकी 8, 9 दूनी 18, 8 26, 2 8 9 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 6 0 9 6 15 1 16 के 6 बाकी 1, हाँ। तो ये हो गया कितने, 1 पॉइंट यहाँ पड़ जाएंगे, तो आ गया 56.06.6 बटे 100, यानी कि आप लिख सकते हैं 56.066। तो ये तो आ गया आपका किसका, नाइट्रोजन का भार, ठीक है, कि नाइट्रोजन के भार कितने हैं, तो 56 ग्राम। तो कितने मॉलिक्यूल्स, कितने एटम्स ऑफ नाइट्रोजन होंगे, नाइट्रोजन का नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि 4 एटम है, 14 चौक 56 मोलर मास। नाइट्रोजन का क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास, गिवन मास 56 अपन मोलर मास 14, यानी कि 4 एटम होंगे। क्या होंगे, 4 एटम। देखिए कितना अच्छा कन्वर्जन था, आपको इस तरह से क्वेश्चन देके कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया। तो हम हर तरह के कॉन्सेप्ट आपको शेयर किए, डिस्कस किए,
आप अपनी तैयारी को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट टाइम से आप चैनल पे जाके जुड़िए, वहाँ पर मैं आपको होमवर्क देते रहूँगा। चैनल कौन सा जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल में जाके जुड़िए आप, है ना। चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो चैनल का होम पेज है, राधा कृष्णन करियर इंस्टीट्यूट चैनल का जो होम पेज है, वहीं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।